खेत, खलिहान और गांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में कहा, विश्व को दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य। भारत जापान ने बनाया अगले दशक का रोड मैप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी तकनीक और भारतीय टैलेंट को बताया विनिंग कॉम्बिनेशन। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए जताई प्रतिबद्धता। असम की धरती से गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, देश में नहीं रहने दिया जाएगा एक भी घुसपैठिया। प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहने पर कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार जारी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जोरदार प्रदर्शन। जीडीपी में 7.8% की रिकॉर्ड बढ़त। और बिहार के राजगीर में चल रहे हॉकी एशिया कप में भारत ने जीत से की अपने अभियान की शुरुआत। पहले मुकाबले में चीन को 4-3 से दी शिकस्त। हरमनप्रीत सिंह ने दागे 3 गोल। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच आज 15वीं भारत जापान शिखर बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने आपसी संबंधों के विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी में एक नए अध्याय को जोड़ा। दोनों नेताओं ने अगले एक दशक के विजन डॉक्यूमेंट पर सहमति जताई तो रक्षा, सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी और जन से जन संपर्क को बढ़ावा देने पर फोकस किया। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग समझौतों पर सहमति बनी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट मिलकर वैश्विक क्रांति ला सकते हैं। भू राजनैतिक और भू आर्थिक उतार चढ़ाव के बीच भारत और जापान ने 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी में एक नए और सुनहरे अध्याय को जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी और जन से जन संपर्क से जुड़े अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, डिजिटल साझेदारी, पर्यावरण, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कूटनीतिक प्रशिक्षण को लेकर आपसी सहमति बनी। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग पर आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। भारत और जापान ने आने वाले दशक के लिए साझेदारी का एक व्यापक रोड मैप तैयार किया है। भारत ने अगले 10 वर्षों में जापान से 10 ट्रिलियन येन निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और जापान ने खुले और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता जताई है। आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारी चिंताएं समान है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भारत जापान इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया।
बैठक में उद्योग जगत के शीर्ष नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी पर प्रकाश डाला और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के लिए 5 सूत्री रोड मैप पेश किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच साझेदारी के लिए मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, नेक्स्ट जेन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट को अहम बताया। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और फुमियो किशिदा के साथ तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन से दोनों देशों के संबंध न केवल आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से मजबूत होंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर इसे एक नई दिशा प्रदान करेंगे। पंद्रहवें भारत जापान शिखर सम्मेलन के नतीजों को आप 3 मुद्दों पर आसानी से समझ सकते हैं। पहला है रक्षा और सुरक्षा सहयोग, जिसमें दोनों ही देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थायी समाधान के लिए दोनों ही देश आपस में मिलकर के काम करने को तैयार हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है आर्थिक सहयोग का। अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन के निवेश की प्रतिबद्धता यह दिखाती है कि जापान को भारत पर कितना भरोसा है। और तीसरी और सबसे अहम बात है जो दोनों देशों में रहने वाले लोगों के दिलों को जोड़ती है। अगले 5 वर्षों में 5 लाख लोगों का आदान प्रदान दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने जा रहा है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, टोक्यो। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान दौरे पर शोरिंजन दारुमाजी टेम्पल के मुख्य पुजारी से ईशी हिरोसे ने दारुमा जी मंदिर की ओर से एक दारुमा डॉल भेंट की। दारुमा डॉल्स जापान का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक प्रतीक है, साथ ही सबसे लोकप्रिय उपहार भी है। इन डॉल्स का भारत से भी खास संबंध है। देखिए विशेष रिपोर्ट। जापान में सदियों से दारुमा डॉल्स सौभाग्य के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय हैं और इन्हें भाग्यशाली ताबीज के रूप में घरों और दुकानों में सजाया जाता है। दारुमा डॉल्स खास तौर पर जापान के ताकासाकी शहर में बनती हैं, जो दारुमा डॉल्स की राजधानी के रूप में मशहूर है। दारुमा नाम संस्कृत शब्द धर्म का जापानी रूपांतरण है। इसे ज़ेन बौद्ध धर्म के संस्थापक बोधि धर्म के आधार पर बनाया गया है। ताकासाकी के गुम्मा प्रीफेक्चर में स्थित शोरिंजन दारुमा जी को दारुमा डॉल्स का जन्म स्थान माना जाता है। हर साल जनवरी में यहाँ एक भव्य दारुमा मेले का आयोजन होता है। इसकी शुरुआत रेशम व्यापार में बड़ी बिक्री और खुशहाली की कामना करने वाले व्यापारियों द्वारा की गई थी। दारुमा डॉल्स के हर डिजाइन में एक अर्थ छुपा होता है। डॉल्स की भौहें सारस पक्षी की तरह और दाढ़ी कछुए की तरह बनी होती हैं। दरअसल एक जापानी कहावत है, सारस 1000 वर्ष जीता है और कछुआ 10,000 वर्ष। इसलिए ये डॉल्स दीर्घायु का भी प्रतीक हैं। दारुमा डॉल्स कई रंगों में बनाई जाती हैं, जिनके अपने मायने होते हैं। लाल रंग की डॉल्स सबसे लोकप्रिय होती हैं। मूल रूप से ये शुभकामना का प्रतीक होती हैं। बैंगनी रंग स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक है। पीला और सुनहरा रंग धन और समृद्धि को इंगित करता है, तो काले रंग का प्रयोग व्यापार में सफलता के लिए किया जाता है। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है, तो हरा रंग दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वहीं नीले रंग की डॉल्स खेल और प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने के लिए ली जाती हैं। दारुमा कांचीपुरम के एक भारतीय भिक्षु बोधि धर्म पर आधारित है। इन्हें जापान में दारुम दाइशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बोधि धर्म ने दीवार की ओर मुंह करके अपने अंगों को मोड़कर लगातार 9 वर्षों तक ध्यान किया था और यही कारण है कि दारुमा डॉल का आकार अनोखा गोल है। दारुमा डॉल्स कभी हार न मानने के गुण का भी प्रतीक है। इसका गोल निचला भाग इसे उलटने पर वापस ऊपर उठा देता है।
एक कहावत है, 7 बार गिरो 8 बार उठो, यानी लक्ष्य की प्राप्ति तक हार नहीं माननी है। दारूमा का प्रयोग सिर्फ घरों या संस्थानों में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी खूब होता है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी एक आंख वाली दारूमा डॉल्स लेकर जीत की कामना करते हैं और दूसरी आंख में रंग तब भरते हैं जब वे चुनाव जीत जाते हैं। आज दारूमा डॉल्स जापान में सिर्फ स्मृति चिन्ह नहीं है बल्कि एक परंपरा का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान यात्रा के सम्मान में टोक्यो स्काई ट्री को भारतीय तिरंगे के रंगों में रोशन किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस ऐतिहासिक पल की तस्वीरें और वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा किए। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जापान यात्रा के सम्मान में टोक्यो स्काई ट्री को भारतीय ध्वज के रंगों में जगमगाया गया। ये जापान का सबसे ऊंचा टावर है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माताजी के लिए बेहद अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर नकारात्मक राजनीतिक करने का आरोप लगाया तो गाली गलौज की भाषा पर राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। इस घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें बाद में दोनों पक्षों में झड़प हो गई और देश भर में इस मामले पर हो रहे विरोध के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व ने माफी नहीं मांगी है, जिसके बाद बीजेपी सहित एनडीए नेता कांग्रेस की नीति पर हमलावर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में असम में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। अमित शाह ने कहा कि वो इसकी घोर निंदा करते हैं और इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। इस मामले पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जो लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब पार्लियामेंट में वो लोगों को संकोच नहीं है उस भाषा का प्रयोग करने का, तो अगर कोई पब्लिक मीटिंग है तो वहां तो वो करेंगे। तो ये मेरी समझ से ये बड़ा चिंता का विषय और ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय देश की जनता के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र भाषा के प्रयोग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति दर्ज की है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माताजी के विरुद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं। भाजपा ने इस मुद्दे पर पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार और मां का अपमान कांग्रेस की पहचान के नारे लगाए। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प भी हुई। बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले शख्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। बिहार पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा के रहने वाले शख्स रिजवी ने कांग्रेस की रैली के दौरान पीएम मोदी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के मामले में दरभंगा बीजेपी जिलाध्यक्ष आदित्यनाथ नारायण मन्ना ने दरभंगा जिला के सिमरी थाने में केस दर्ज कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई अभद्र टिप्पणी पर भाजपा आक्रामक हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के मंच से अपशब्द कहे जाने की निंदा की है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने के लिए राहुल गांधी से माफी की मांग की है। राहुल गांधी के सभा में जो अभद्र भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी के माताजी में प्रयोग किया है, ये तो बहुत ही निंदनीय है और कुछ भी शर्म है तो इन लोग तुरंत माफी मांगना चाहिए। और वहीं बिहार में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी के लिए कहे गए अपशब्द की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निंदा की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीति की मर्यादा को तार-तार किया है। विपक्ष को पता होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलना सूरज पर थूकने जैसा है। आज जब हर गरीब को शासन की योजना में बिना भेदभाव के भागीदार बनाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इससे सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया और इसीलिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके राजनीतिक मर्यादा को इन्होंने तार-तार करने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। और संभल में हुई हिंसा पर आई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सपा और कांग्रेस सरकारों के दौरान चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, जनसांख्यिकी को कम करके हिंदुओं पर अत्याचार करवाए जाते थे, दंगे करवाकर इलाकों को हिंदू विहीन कर दिया जाता था। में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का न्यायिक कमीशन बना था। न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी। तुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और बिहार में जारी SIR की प्रक्रिया में अब कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव आयोग ने लोगों से अपने दावे जल्द करने की अपील की है, तो बिहार के सीमावर्ती जिलों के करीब 3 लाख लोगों को नोटिस जारी करके कुछ और दस्तावेज मांगे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी तक राजनीतिक दलों ने बहुत कम दावे दर्ज कराए हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बीच SIR के मुद्दे पर बिहार में सियासत लगातार जारी है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची में दावे और आपत्तियों के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। ECI के अनुसार नाम जोड़ने और हटाने के लिए अब तक 117 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। ECI ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 9 आपत्तियां मिली हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से 108 आपत्तियां मिली हैं, जिनका निपटारा 7 दिन में किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता सूची में योग्य मतदाताओं को शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए 2,11,650 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 28,796 का निस्तारण 7 दिनों के बाद किया गया। इस बीच चुनाव आयोग ने बिहार में 3 लाख लोगों को नोटिस दिया है। SIR की प्रक्रिया के अंतर्गत बिहार के सीमावर्ती और तराई क्षेत्रों के 8 जिलों में ये अभियान चलाया गया है। मुख्य रूप से किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सहरसा, मधुबनी और सुपौल के लोगों को नोटिस भेजा गया है। ये जिले भौगोलिक रूप से नेपाल की सीमा से सटे हैं। इन जिलों में रहने वाले लोगों को जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज शामिल हैं। जिनकी नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं, उनके लिए आशंका है कि ये नेपाल या बांग्लादेश के नागरिक हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति निश्चित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है या उसकी नागरिकता साबित नहीं हो पाती है, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।
बिहार में चुनाव आयोग की ओर से चलाए जा रहे मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान का असर बिहार के बाहर भी दिखने लगा है। तृणमूल कांग्रेस छात्र विंग की स्थापना दिवस रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ ऐसे बयान दिए जिन्हें आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह के किसी संभावित अभियान को लेकर उनके डर के रूप में देखा जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उन बीडीओ और एसडीओ को धमका रहा है जो मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन के काम में नियमित रूप से लगे हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश करते हुए लोगों से किसी को भी कागज न दिखाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण टीम को अपना नाम न बताएं, आपकी जानकारी ले लेंगे और आपका नाम मतदाता सूची से हटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण के बाद भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर को करने पर सहमति जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बार राज्य में हुए पंचायत चुनाव का बहुत महत्व था क्योंकि ये परिसीमन के बाद पहला चुनाव था। बार बार भारतीय जनता पार्टी की विजय होती। जिला परिषद में 397 में से 301 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तहसील पंचायत में से 2188 में से 1445 सीटें एनडीए जीती और 15,000 पंचायत स्तर के लोग चुन कर आए। ये चुनाव का बड़ा महत्व है क्योंकि असम परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव था और 80 के बाद पहली बार पंचायत चुनाव में 74% 74% से अधिक मतदान होकर ये नतीजा आया है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत निर्यात में विविधता लाने और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रहा है ताकि कुछ देशों की एक तरफा कार्रवाइयों से प्रभावित निर्यातकों और निर्माताओं को सहयोग मिल सके। CII ग्लोबल मेडटेक समिट के 17वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत, ब्रिटेन, UAE, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया सहित 40 देशों में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष आउटरीच कार्यक्रम चला रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में मेडटेक उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और कई देश भारत को वैश्विक फार्मेसी हब के रूप में भी मान्यता दे रहे हैं। We'd like to further grow the Department of Pharmaceuticals initiatives, whether it's the National Policy on R&D and Innovation, whether it's the PLI scheme, whether it's the PRIP scheme, whether it's ensuring newer markets for newer products and new first-time exporters from India to the rest of the world. There's tremendous potential. And we really need to capture this opportunity. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक के मैसूरू में किसानों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसी भी देश के साथ किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया। प्रधानमंत्री ने तय किया कि किसानों, पशुपालकों, मछुआरों, गरीबों के हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कम जमीन में भी अच्छी कृषि कार्य हो सकते हैं। इसके लिए किसान मिक्स फसल का तरीका अपनाएं। कि किसान है जिनके पास लैंड होल्डिंग काफी कम है और कम जमीन पर हम प्रॉफिट की खेती कैसे करें, तो उसका एक तरीका मिक्स क्रॉपिंग, एक फसल ना लगाएं, हम कई तरह की फसल लगा दें। इसका एक फायदा ये होता है कि कोई ना कोई फसल आती रहती है। खेती में भी डाइवर्सिफिकेशन, केवल पैडी से काम नहीं चलेगा, पैडी भी करें लेकिन बाकी और कौन कौन सी चीज लगाएं। और मिक्स क्रॉपिंग के साथ साथ
हम एक प्रयोग और कई जगह कर रहे हैं, वो है एकीकृत खेती का। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हमने दुनिया के किसी देश से समझौता, किसानों के हितों से समझौता नहीं किया। स्पष्ट रूप से मोदी जी ने तय किया, हमारे किसान, हमारे पशुपालक, हमारे गरीब मछुआरे, उनके हितों को संरक्षित किया जाएगा। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर चल रहे होल्डिंग एरिया में विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। रेल मंत्री ने विकास कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया। यात्रियों की सुविधा के लिए आने वाले दिनों में टिकट काउंटर को इस एरिया में शिफ्ट किया जाएगा। इससे यात्रियों को भीड़ से निजात मिलेगी और टिकट बुकिंग कराना और आसान हो जाएगा। नई दिल्ली स्टेशन में एक्सेस कंट्रोल और एक होल्डिंग एरिया परमानेंट बनाने का जो काम चालू किया था कुछ महीनों पहले, वो देखने आया हूँ। काफ़ी ठीक, अच्छी प्रोग्रेस है। होल्डिंग एरिया बनने से जो अचानक सडन रश आता है वो आप इसमें आराम से मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मेट्रो के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है उसको भी एक तरीके से एक नया डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि मेट्रो में अचानक 3000 के आसपास लोग आते हैं, वो 3 के 3000 अंदर प्लेटफॉर्म पे नहीं जाके पहले होल्डिंग एरिया में आए, यहाँ पे टिकट खरीदें। उससे क्राउड डिस्पर्सल, क्राउड मैनेजमेंट में अच्छा सहयोग मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में रेलवे मजदूर संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं को अपने अधिकार और जिम्मेदारी दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए। संगठन जो हम बनाते हैं, मजदूर संघ का जो काम करते हैं, अधिकारों के लिए जितना है उतना ही अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भी है। तो ये जीवन के जो दोनों पहलू है, हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारी, हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य, इन दोनों को हम साथ लेके चलेंगे, तभी जाके राष्ट्र निर्माण में हमारी इस भूमिका को हम पूरा कर पाएंगे। और मुझे विश्वास है बीएमएस एक ऐसी संस्था है जो कि राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण है और हमेशा ही राष्ट्र को, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम को रख के इसी भावना के साथ काम किया है। और नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्र के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के योगदान को मान्यता देने के लिए सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन स्कोप एमिनेंस अवार्ड का आयोजन किया गया। ये पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वित्त राज्य मंत्री, स्कोप से जुड़े प्रख्यात नीति निर्माताओं, नियामकों और व्यावसायिक नेताओं की उपस्थिति में प्रदान किए गए। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी पहलों के अनुरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विकसित भारत एट 2047 के विजन को साकार करता है और ये पुरस्कार वर्तमान संस्करण वर्ष 2022 से 23 के लिए प्रदर्शन और योगदान को मान्यता देता है। राष्ट्रपति ने भारत की विकास यात्रा में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के योगदान की सराहना की। स्वाधीनता के बाद से पब्लिक सेक्टर आर्थिक विकास और सामाजिक समावेश का एक शक्तिशाली माध्यम रहा है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने उद्योगीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक उत्थान और संतुलित क्षेत्रीय विकास की आधारशिला तैयार की थी। समय के साथ इन एंटरप्राइजेस का विकास हुआ, इनमें बदलाव भी आया। सरकार और समाज की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से अपेक्षाएं भी बदली। ये खुशी की बात है कि इन सभी परिवर्तनों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपने प्रदर्शन से आर्थिक तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के योगदान की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ ही सार्वजनिक उद्यमों में महिलाओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाएं अवसरों की प्रतीक्षा नहीं कर रही हैं, बल्कि वे उनका सृजन और नेतृत्व भी कर रही हैं। इंडिविजुअल लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड कैटेगरी में आज वुमेन प्रोफेशनल्स के कमेंडेशन फ्लैग प्रदान किया गया है। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में उन्हें अवार्ड प्रदान करके
उनकी योग्यता का समुचित सम्मान किया जाएगा। आज महिलाएं अवसर दिए जाने की प्रतीक्षा नहीं कर रही हैं, वे स्वयं अपने लिए अवसर पैदा कर रही हैं। महिलाएं नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही अप्रैल से जून तक में भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह वृद्धि 6.5% रही थी। जारी आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में सांकेतिक जीडीपी 8.8% बढ़कर 86.05 लाख करोड़ रुपए रही। इसी अवधि में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन 7.6% बढ़कर 44.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। क्षेत्रवार प्रदर्शन में सेवा क्षेत्र ने 9.3% की बढ़त के साथ सबसे अधिक योगदान दिया। मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्र ने भी 7.7 और 7.6% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। वहीं कृषि और संबंध गतिविधियों की वृद्धि दर 3.7% रही। हालांकि खनन क्षेत्र में 3.1% की गिरावट आई, जबकि बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं की वृद्धि 0.5% पर सीमित रही। व्यय आधारित आकलन में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 9.7% बढ़ा है, जबकि निजी अंतिम उपभोग व्यय की वृद्धि दर घटकर 7.0% रही है। सकल स्थित पूंजी निर्माण ने 7.8% की वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2024 से 25 की पहली तिमाही में ये 6.7% थी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की है। महुआ मोइत्रा ने राज्य में अवैध घुसपैठ पर जवाब देते हुए कहा है कि अगर घुसपैठ नहीं रुक रही है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित का सर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री और गृह मंत्रालय भारत की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं बाहर से आकर हमारी जमीनें छीन रहे हैं, तो फिर ये किसकी गलती है? यहाँ तो बीएसएफ है। गृह मंत्री पर विवादित टिप्पणी को लेकर महुआ मोइत्रा के खिलाफ नदिया जिले के कृष्णानगर में कोतवाली थाने में बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। सऊदी अरब के साथ रक्षा सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता के तहत तलवार श्रेणी के स्टील फ्रिगेट का 8वां जहाज आईएनएस तमाल और भारतीय नौसेना का नवीनतम स्वदेश निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस सूरत सऊदी अरब के जिद्दा पहुंचे। ये दोनों नौसेनाओं को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और आगे की सहभागिता के अवसरों का पता लगाने का अवसर भी प्रदान करेगी। अपने प्रवास के दौरान चालक दल रॉयल सऊदी नौसेना बलों RSNF और बॉर्डर गार्ड्स के साथ खेल गतिविधियों, नौसेना सुविधाओं से परिचित होने और भारत सऊदी अरब संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चर्चाओं के माध्यम से जुड़ेगा। भारतीय पक्ष RSNF के वरिष्ठ अधिकारियों, बॉर्डर गार्ड्स, राजनयिकों, प्रवासी समुदाय के प्रमुख सदस्यों और स्थानीय अधिकारियों के लिए एक सांस्कृतिक आदान प्रदान की मेजबानी करेगा। शिलांग में 27 अगस्त से 30 अगस्त तक कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। शिलांग स्थित पूर्वी वायु कमान मुख्यालय में हो रहे इस सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान वायुसेना प्रमुख को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने सैन्य अधिकारियों के साथ स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। मानसूनी बारिश इन दिनों कई राज्यों पर कहर बरपा रही है, जिसकी वजह से जचा मनाल के भारी नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने बड़ा नुकसान किया है, तो मैदानी राज्यों में हो रही भारी बारिश से आई बाढ़ ने परेशानियां पैदा कर दी हैं। तमाम राज्य सरकारों सहित राहत और बचाव एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव का काम में लगी हुई हैं, लेकिन खराब मौसम परेशानी का सबब बना हुआ है। देश के विभिन्न इलाकों में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई प्रदेशों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं, तो भारी बारिश से रास्ते भी बह गए हैं। राहत और बचाव कार्य में सेना, वायुसेना, NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला। सड़कों पर पानी भरने से यातायात भी धीमा रहा। वहीं यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी का जल स्तर आज भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है।
उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश व अतिवृष्टि के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकारी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों, आपदा सचिव और जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग, चमोली और अन्य जिलों में भारी बारिश के मद्देनजर राहत एवं बचाव कार्यों के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी उफान पर है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन स्थिति को देखते हुए पहले से ही अलर्ट पर है। उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग के बसूकेदार तहसील के छेनागाड़, ताल जामड़, डूंगर बड़ेत और कीमाड़ा दानकोट गांवों में देर रात बादल फटने और भारी बारिश से तबाही मची है। छेनागाड़ में 8 लोगों के मलबे में दबने की सूचना है, जिसमें 4 नेपाली मजदूर और 4 स्थानीय निवासी शामिल हैं। संपर्क मार्ग टूटने से रेस्क्यू टीमें मौके तक नहीं पहुंच सकी। ताल जमाड़ में 6 मकान ढह गए और 100 से ज्यादा लोगों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। जिला अधिकारी प्रतीक जैन ने आपदा नियंत्रण कक्ष से घटनास्थल से जुड़ी टीमों के संपर्क में रहकर निर्देश दिया। उधर चमोली जिले में एक बार फिर बादल फटा। बीती रात देवाल विकास खंड के मोपाटा में भारी भूस्खलन के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों शवों को मलबे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। भूस्खलन की चपेट में 21 मवेशी भी आए हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में हमारे को सुबह सुबह 5 बजे से ही ये अलार्मिंग सिचुएशन देखने को मिली, जिसमें खास करके बसूकेदार जो तहसील क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे कई सारी ग्राम पंचायतों में नुकसान हुआ है। खास करके अगर हम देखें तो क्लाउड बर्स्ट हमारे को देखने को मिला। ताल जमण ग्राम पंचायत है, यहाँ पे एक तोक पे क्लाउड बर्स्ट हुआ। एक और जगह पे जहाँ पे काफ़ी क्षति हुई है वो छेनागाड़ क्षेत्र है। कल रात्रि में जो है 2 से 2:30 बजे के बीच में मोपाटा गांव में देवाल क्षेत्र के अंतर्गत अतिवृष्टि की घटना हुई थी, जिसमें एक भवन के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली थी और 2 लोगों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें दोनों लोगों के शव जो है बरामद कर लिए गए हैं और एक पुरुष है और एक महिला है और इनमें स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। रास्ते में मार्ग बाधित है और मार्ग जैसे ही खुलेगा स्वास्थ्य विभाग की टीम और DDRF मौके पर पहुंच जाएंगी। इनके पंचनामा इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है और जो भी वहां पर प्रभावित लोग हैं उनको आश्रय स्थलों में विस्थापित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण स्थानीय लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेह अटल सुरंग रोहतांग राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया है, जिससे मनाली और लेह के बीच सड़क संपर्क बाधित हो गया है। पंजाब और जम्मू में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी है। भारतीय वायुसेना और पश्चिमी वायु कमान के हेलीकॉप्टर प्रभावित नागरिकों को बचाने और राहत सामग्री गिराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए सुखना झील बांध के द्वार खोले गए। वहीं हरियाणा के अंबाला में SDRF टीम ने भारी बारिश के कारण टांगड़ी नदी में आए उफान के कारण जलमग्न क्षेत्रों में फंसे स्थानीय लोगों को बचाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में लगातार भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की समस्या देखने को मिली, तो वहीं गुजरात के नवसारी में भारी वर्षा के परिणाम स्वरूप कावेरी और खरेरा नदियों का जलस्तर बढ़ गया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सुबह से ही लगातार हो रही बारिश के कारण जल भराव की स्थिति देखने को मिली, तो वहीं तेलंगाना के मेडक में भारी बारिश के कारण एडुपयाला तीर्थ मंदिर पानी में डूब गया। क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बाढ़ के कारण पुल डोडा घाट मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। वहीं बाढ़ के खतरे के बीच डोडा में चिनाब नदी का जलस्तर घटा। जम्मू में भारतीय सेना ने तवी नदी पर बने चौथे पुल बेली ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। भारी बारिश के कारण नदी में आए उफान के कारण उसका एक हिस्सा बह गया था। उत्तर प्रदेश में भी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। वाराणसी में वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुई भारी बारिश के कारण बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं।
कोकसर डम्फू की पहाड़ियों में बादल फटने से काफी बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से दरकने लगे। मलबा खेतों में आ गया और इसके कारण स्थानीय लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। मलबा और पानी उनके खेतों में भर गया। बाढ़ जैसे हालात हो गए। पानी गांव के काफी नजदीक तक पहुंच गया। बीते 25 अगस्त से गांव में भारी बारिश के कारण बिजली और मोबाइल सेवाएं बाधित हो गई हैं। हालात ऐसे हैं कि कुदरत के इस कहर के वीडियोस भी एक शख्स ने मनाली आकर शेयर किए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को जगन्नाथपुरी पहुंचे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन किए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से सभी के मंगल की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद रहे। दर्शन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर मन भक्ति और उमंग से भर गया। सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का देश में एल्यूमिना और एल्यूमिनियम उत्पादन में बड़ा योगदान है। नाल्को क्रिटिकल मिनरल्स पर भी फोकस कर रही है। नाल्को के सीएमडी ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि नाल्को ग्रीन और क्लीन एनर्जी के साथ भविष्य के विस्तार की योजना पर काम कर रहा है। बीपी सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। हमारे साथ बात करने के लिए नाल्को के सीएमडी बीपी सिंह जी हैं। सर, नाल्को एक नवरत्न कंपनी है, किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है पिछले दिनों में? नाल्को का परफॉर्मेंस देखें तो अभी हमारे जितने भी यूनिट्स हैं, माइंस, रिफाइनरी एंड स्मेल्टर, सभी यूनिट्स अपने रेटेड कैपेसिटी से 105-110% में चल रही है, जो भी हमारा रेटेड कैपेसिटी था। और इस साल भी हम जो प्लान किए हैं, जो भी हमारा रेटेड कैपेसिटी से हम ज़्यादा प्लान किए हैं, और सभी यूनिट्स अपने रेटेड कैपेसिटी ज़्यादा चल रही हैं। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात है और जहाँ तक स्पेसिफिक कंजम्पशंस की बात है, स्पेसिफिक कंजम्पशंस भी हम टारगेट लिए हैं कि जो हमारे लास्ट ईयर्स के जो स्पेसिफिक कंजम्पशंस थे, जो हमारे रेटेड कैपेसिटीज़ के में जो बाई डिज़ाइन जो स्पेसिफिक कंजम्पशन दिए हैं, वहाँ से कम 10 से 15% हम स्पेसिफिक कंजम्पशंस को इम्प्रूव करें। क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें तो नाल्को का बड़ा रोल होने वाला है, और किस तरीके से इसको आप देखते हैं, और जिस तरह से अर्जेंटीना में जो है वो माइंस वहाँ पर एक्वायर की गई थी, उस पर किस तरीके से काम चल रहा है? क्रिटिकल मिनरल्स में काबिल एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें नाल्को, HCL एंड MECL की शेयर है। नाल्को उसमें मेजर शेयर होल्डर है। काबिल ने 5 माइंस एक्वायर किया अर्जेंटीना में, और ये 5 माइंस में नॉन इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग एक कंसल्टेंट अपॉइंट कर रहे हैं जो कि इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन करेंगे। हमारा टारगेट है नेक्स्ट 1.5 to 2 ईयर्स में हम इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे। इन्वेसिव एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करने के बाद वो एक डिटेल एक्सप्लोरेशन होगा, जिससे हमको वहाँ पे लिथियम के ग्रेड, लिथियम के डिपॉजिट्स के बारे में पता चलेगा, और हम कमर्शियल माइनिंग वायबल है कि नहीं वो पता चलेगा। उसके बाद हम ये डिसीजन लेंगे कि वहाँ कमर्शियल माइनिंग में किस स्केल में जाना है। गवर्नमेंट का फोकस क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे है। नाल्को किस तरीके से इस पे काम कर रहा है और किस तरीके से फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं इसको लेकर? ऑलरेडी हमारे पास अभी 200 मेगावाट का विंड पावर है, जिसमें 50 मेगावाट का राजस्थान में, 50 मेगावाट का महाराष्ट्र में, 50 मेगावाट का आंध्र प्रदेश में और गुजरात में। 200 मेगावाट का एग्जिस्टिंग विंड मिल हमारे पास है जो ऑपरेट हो रहा है। 20 मेगावाट का और विंड मिल हम ऑपरेट स्टार्ट करने जा रहे हैं तमिलनाडु में। इसके साथ में फ्यूचर में अराउंड में भी 200 और 300 मेगावाट का सोलर, विंड में भी हाइब्रिड सोलर, इसके लिए हम एक कंसल्टेंट अपॉइंट किए जो हमको सजेस्ट करेंगे किस एरिया में लगाना है, किस मोड में जाना है। एक्सपेंशन की बात की जाए तो किस तरीके से प्लानिंग में है और कहाँ कहाँ एक्सपेंशन होगा? अभी जो हमारा इमीडिएट एक्सपेंशन है, हमारा एक एल्यूमिना रिफाइनरी 1 मिलियन टन का ऐड हो रहा है। हमारा एग्जिस्टिंग एल्यूमिना रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 2.1 मिलियन टन का है, 21 लाख टन का। उसमें हम 10 लाख टन एल्यूमिना रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट 1 ईयर में कमीशन हो जाएगा बाय जून नेक्स्ट ईयर। हमारा स्मेल्टिंग कैपेसिटी, जहाँ हम एल्यूमिनियम बनाते हैं, जो कि अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 4,60,000 का है, वहाँ हमारा टारगेट है कि हम 5 लाख टन का एक स्मेल्टर और लाएँ, और स्मेल्टर के साथ पावर प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे 1000 मेगावाट का पावर प्लांट एक साथ में होगा। बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ नाल्को के सीएमडी बीपी सिंह जी, इनका कहना है कि लगातार जो है नाल्को एक्सपेंशन कर रहा है, लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, और जिस तरीके से देश की रिक्वायरमेंट है, चाहे हम बात करें एल्यूमिनियम की, चाहे बॉक्साइट की, उसको पूरा करने के लिए लगातार जो है नाल्को लगा हुआ है। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, दिल्ली।
और वहीं एनआईए ने मुजफ्फरपुर AK-47 राइफल और गोला बारूद जब्ती मामले में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। मंजूर खान उर्फ बाबू भाई मुख्य आरोपी विकास कुमार का करीबी सहयोगी था, जो नागालैंड से बिहार तक AK-47 राइफलों सहित प्रतिबंधित बोर के अत्याधुनिक हथियारों की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल था। एनआईए की जांच से पता चला है कि मंजूर ने अपने सह आरोपियों के साथ मिलकर सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को भंग करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से प्रतिबंधित हथियारों की तस्करी की साजिश रची थी। ये मामला मूल रूप से फकुली पुलिस द्वारा मुरघटिया पुल पर लेंस और गोला बारूद सहित एक AK-47 राइफल की बरामदगी के बाद दर्ज किया गया था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था और उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। जांच अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने चारों आरोपियों विकास कुमार, सत्यम कुमार, देवमणि राय और अहमद अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और यूए एक्ट की धारा 13 और 18 के तहत पहला पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान को देखने के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर खिलाड़ियों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी अमृत उद्यान पहुंचे। जैसे ही राष्ट्रपति अमृत उद्यान में पहुंची, हर किसी का चेहरा उत्साह से भर गया। राष्ट्रपति ने उद्यान में घूमने आए एथलीटों और स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उनके अनुभव साझा किए। राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान अपने दीदार के लिए वैसे तो हर किसी का स्वागत करता है, लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर अमृत उद्यान खिलाड़ियों के लिए खास रहा। जब खिलाड़ी अमृत उद्यान पहुंचे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत गर्मजोशी से किया। जैसे ही राष्ट्रपति अमृत उद्यान में पहुंची, हर किसी का चेहरा उत्साह से भर गया। राष्ट्रपति ने उद्यान में घूमने आए एथलीटों के साथ स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उनके अनुभव साझा किए। वहीं अमृत उद्यान घूमने आए खिलाड़ियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए अमृत उद्यान में पैरा खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की भी सराहना की। पहली बार आने का मौका मिला है राष्ट्रपति भवन में, यहाँ पे अमृत उद्यान में, तो काफ़ी अच्छा है और एक्सेसिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। एक व्हीलचेयर यूज़र काफ़ी आराम से आ जा सकता है। रैंप भी है, जहाँ पर हर जगह रैंप बने हुए हैं, जहाँ पर एक तरफ स्टेयर्स है, एक तरफ रैंप है, तो काफ़ी अच्छी एक्सेसिबिलिटी है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पैरा हैं, जो है एथलीट हैं, जो सारी फैसिलिटी अच्छी है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब हम अच्छे से घूमे हैं यहाँ पे। हमारी गवर्नमेंट का शायद यही टारगेट है कि पूरे देश में वो एक्सेसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्हील चेयर वाले हैं, पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि स्टेयर्स वगैरह की वजह से, या अभी राष्ट्रपति भवन में पहले जैसे किसी व्हील चेयर वाले का मन है घूमने का पर वो नहीं घूम पा रहा, किसी ये यहाँ पे स्टेयर्स हैं उनकी वजह से, पर अभी पूरा एक्सेसिबल हो गया है। अभी मतलब दिव्यांगजन हर जगह पूरे अपने देश में कहीं भी घूम सकते हैं और राष्ट्रपति भवन में तो हमने देखा है जैसे एंट्री करी तो छोटी छोटी सी भी रैंप बनी हुई है, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है। हमारी सरकार को बहुत बहुत थैंक यू इतने इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। पिछले जब से श्री नरेंद्र मोदी खासकर देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, इसमें पैरा स्पोर्ट्स में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। मैं सचिन चौधरी खुद एक पैरा ओलंपियन हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट हूँ, और हमारी जो हमें कैश प्राइज भारत सरकार की तरफ से मिलता है, इनके श्री मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के बाद उनमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और जहाँ तक मोदी जी ने एक विकलांग को दिव्यांगजन का नाम दिया है, उससे भी एक दिव्यांगजन की लाइफ पर बहुत ही पॉजिटिव असर देखने को मिला है। तो इसलिए हम श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बारंबार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को अमृत उद्यान की सुंदरता को करीब से निहारने का मौका मिला। अमृत उद्यान को दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबल बनाया गया है। कोशिश की गई है कि जब भी कोई दिव्यांग अमृत उद्यान पहुंचे तो यहां से सुखद अनुभव लेकर जाए। सुशील कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। राष्ट्रीय खेल दिवस पर अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 की शुरुआत हुई और इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि अनुशासन, टीम भावना और जीवन मूल्यों को सीखने का सबसे बड़ा जरिया है। कार्यक्रम में खेल मंत्री के साथ अलवर सांसद और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिले के खेल संगठनों और माय भारत वॉलंटियर से संवाद किया। कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। और वहीं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि खेल में हार नहीं होती,
या तो जीत होती है या हारने वाले को कोई सीख मिलती है। इसी कारण रिकॉर्ड टूटने पर खिलाड़ी निराश होने की जगह रिकॉर्ड तोड़ने वाले को बधाई देता है। खेल जो सबसे बड़ी बात हमको अपने जीवन में सिखाते हैं, खेल में कोई हारने वाला नहीं होता। खेल में या तो जीतने वाला होता है या हार गए तो सीख करके वापस से जीतने वाला होता है, और इसलिए खेल की भावना आगे बढ़ने की भावना हो सकती है। बिहार के राजगीर में हॉकी एशिया कप का शानदार आगाज हो चुका है। भारतीय हॉकी टीम का सामना अपने पहले मैच में चीन से हुआ, जिसे भारत ने 4-3 से अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 3 गोल दागे और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। उनके अलावा 1 गोल जुगराज सिंह ने किया और वहीं चीन की तरफ से चेन बेनहाई, गाओ जिएशेंग और डू शिहाओ ने गोल दागे। नेपाल इस समय हैजा के प्रकोप का सामना कर रहा है। बीरगंज महानगर क्षेत्र और इसके आसपास के मध्य प्रदेश के जिलों में हैजे का प्रकोप जारी है। परसा और 12 जिलों में बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। नेशनल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी ने इस प्रकोप की आधिकारिक पुष्टि की है, जिसमें विब्रियो कॉलेरा O1 ओगावा प्रकार की पहचान की गई है। 600 से ज्यादा लोगों में अभी तक संक्रमण फैल चुका है और 3 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। नेपाल में मानसून के दौरान पेयजल स्रोतों प्रदूषित होने से हैजा समेत कई बीमारियां फैलती हैं। हैजा एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो तेज दस्त और उल्टी का कारण बनती है। यदि समय पर इलाज ना हो तो ये कुछ ही घंटों में शरीर में पानी की कमी और मौत का कारण बन सकती है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जनता का पैसा बचाने के नाम पर 3 भूमि बंदरगाहों को बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही बंदरगाह पर परिचालन को निलंबित भी कर दिया गया है और ये बंदरगाह बांग्लादेश भारत सीमा पर स्थित है। बंद किए जाने वाले बंदरगाहों में नीलफामारी में चिलाहाटी बंदरगाह, चुआडांगा में दौलतगंज भूमि बंदरगाह और रंगमती में तेगा मुख भूमि बंदरगाह शामिल है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश UNB की एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस की अध्यक्षता में सलाहकार परिषद की बैठक में सैद्धांतिक रूप से ये मंजूरी दी गई। मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बैठक के बाद ढाका में पत्रकारों को ये जानकारी दी। आपको बता दें कि भारत ने इसी साल बांग्लादेश को मिलने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। ऐसे में इस बंदरगाहों से व्यापार की स्थिति और विकट हो चुकी थी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।